हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोआ के बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटोजोआ है क्या, है ना। एक्चुअली जो प्रोटोजोआंस होते हैं दे आर द प्रोटोजोआ क्या होते हैं, दे आर बेसिकली द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। समझ में आया ना। तो प्रोटोजोआंस होते हैं यूनिसेलुलर। सबसे पहला चीज है कि ये यूनिसेलुलर होता है, मतलब है कि बॉडी एक सेल से बना हुआ है ना, सिंगल सेल से बना हुआ है। एंड यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक के मतलब है कि सेल के अंदर आपको एक डेफिनेट न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोजोम्स, राइबोजोम, इतने सारे कुछ सेल ऑर्गेनेल्स आपको देखने को मिलेगा। सो यूजुअली प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, है ना, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। तो और यूनिसेलुलर है तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब कोई ऐसे आपको नेकेड आई में देखने को नहीं मिलेगा, तो आप माइक्रोस्कोप की अंडर उसको देख सकते हो। तो अब देखेंगे कि उनकी डिस्कवरी के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है गोल्डफ्यूज, है ना। उन्होंने पहली बार उसको डिस्कवर किए थे, लेकिन वो जो प्रोटोजोआ के बारे में जो डिटेल स्टडी था वो एंटोनी वॉन ल्यूइनहॉक ने किए थे, ठीक है। ल्यूइनहॉक ने प्रोटोजोआ के बारे में डिटेल स्टडी किए थे। तो ये तो हो गया उनकी डिस्कवरी के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे प्रोटोजोआंस। स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ को कहा जाता है पाराजूलॉजी, है ना। स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ पाराजूलॉजी कहा जाता है। देखिए सबसे पहले वो प्रोटोजोआ, उनकी नाम भी आप देख सकते हो। प्रोटो का मतलब है कि फास्ट, है ना, और जोआंस का मतलब है कि एनिमल्स। ये सबसे पहला एनिमल्स कहा जाता है क्योंकि ये यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। अच्छा देखिए वही चीज लिखा है, यूनिसेलुलर एनिमल्स है जो कि यूकैरियोट्स होते हैं और माइक्रोस्कोपिक। प्रोटोजोआ टर्म को गोल्डफ्यूज दिए थे और एंटोनी वॉन ल्यूइनहॉक उसको स्टडी किए थे, ठीक है ना। ये सारे चीजें आप स्टडी कर लेंगे। तो देखिए प्रोटोजोआ के बारे में, बॉडी एक सेल से बना हुआ है। यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये फ्लाजेला होते हैं, थोड़े बहुत उनकी लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स। तो अब हम देखेंगे कि उनका जो थोड़े जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेंगे, क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से उनके बारे में कुछ लिखोगे, उसके बाद उनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे। सबसे पहला होता है कि ये यूजुअली माइक्रोस्कोपिक होते हैं, है ना। तो ऐसे ऑर्डिनरली हमको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि सिंगल सेल्ड है, ठीक है। ये प्रिमिटिव टाइप है, पुराने जमाने वाले हैं, है ना, ये लेटेस्ट मॉडर्न वर्जन नहीं है। बॉडी यूनिसेलुलर होते हैं, उसके अंदर एक न्यूक्लियस भी रह सकता है, मोर देन वन न्यूक्लियस भी रह सकता है, ठीक है। और ये सॉलिटरी, मतलब कि ये यूनियन होके, मतलब कि बहुत सारे प्रोटोजोआ साथ में रहेंगे, ठीक है। सॉलिटरी का मतलब है कि साथ में रहेंगे और ये इंडिविजुअली भी रह सकते हैं, है ना। बॉडी का सिमेट्री देखेंगे। देखिए जो सबसे इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वो वीडियो में आपको अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उनकी लिंक डाल दूंगी, उसको जरूर देखिए। क्योंकि ये जो सिमेट्री की बात आ रहा है, सिमेट्री ये आसिमेट्री होता है, उनका कोई बॉडी सिमेट्री नहीं है। बॉडी सिमेट्री क्या होता है आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। जब भी आप बॉडी का मिडिल देके कोई भी एक लाइन पास करोगे, इस यदि ये बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है तो अब हम उसको सिमेट्री कहेंगे। यदि बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड नहीं कर रहा है तो हम उसको एसिमेट्री कहेंगे। तो प्रोटोजोआ जो होते हैं ये एसिमेट्री होते हैं। बॉडी है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको बाउंड करके रखता है, एक ही सेल है। कभी कभी कुछ टफ थिक लेयर होता है ना, जिसको कवर करके रखने के लिए पाया जाता है, उसको हम पेलिकल कहेंगे, जो कि एक्सोस्केलेटन से बना हुआ है ना। अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रोटोजोआ, देखिए बॉडी एक सेल से बना हुआ है ना। तो बॉडी को मतलब जिंदा रहने के लिए सभी ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एटीपी प्रोडक्शन करना है ना। और एटीपी कैसे प्रोडक्शन होगा, अंदर न्यूट्रिएंट आएगा, खाना आएगा, उसके साथ साथ ऑक्सीजन मिलेगा, तभी तो एटीपी बन पाएगा ना। समझ रहे हो ना। तो है ना। और जब एटीपी बनेगा उसका बाई प्रोडक्ट के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, नाइट्रोजनियस वेस्टेज निकलेगा, वो चीज को भी बाहर निकालना है, न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन को भी अंदर लाना है। तो उनका एक ही सेल से बॉडी बना हुआ
हुआ है तो सारे फंक्शन एक ही सेल कर सकता है। उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन देके डिफ्यूजन प्रोसेस में चीज़ें बाहर जा रहा है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना, अमोनिया हो गया, उनका जो नाइट्रोजनियस वेस्टेज, और ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट जो हम खाना, जो फूड पार्टिकल वगैरह, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन देके डिफ्यूज होके जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, उनका तो दूसरे कोई सेल नहीं है, लेकिन उनके बॉडी के अंदर क्या होता है, फूड डाइजेशन कैसे होगा, एक वैक्यूल पाया जाता है, उसके अंदर फूड पार्टिकल एंट्री करेगा, और लाइसोजोम्स भी उनका होता है ना, लाइसोजोम्स होता है। लाइसोजोम्स क्या करेगा, है ना, ये जो लाइसोजोम्स क्या करेगा, जब भी फूड आ जाएगा, फूड पार्टिकल आ जाएगा, ये लाइसोजोम्स फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज होने के बाद लाइसोजोम्स के अंदर क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है, जिसके दौरान ये क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। तो वहाँ पर आप देखोगे कि इंट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रहा है, सेल की अंदर डाइजेशन हो रहा है। लेकिन हमारे केस में क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब कि एक ऑर्गन के अंदर डाइजेशन हो रहा है, सेल के अंदर नहीं। लेकिन इन केस में सेलुलर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रहा है। ये सारे बातें मैंने वही वीडियो के अंदर कर रखी है, तो आप उसको जरूर एक बार देखिए। नेक्स्ट चीज देखेंगे कि उनकी लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स, मतलब कि एनिमल, तो हम बोल रहे हैं एनिमल का प्रॉपर्टीज क्या है, जो हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा और ये मूवमेंट कर पा रहा है ना। तो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स क्या होता है, किसी का कुछ स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन होता है, मतलब कि ऐसे बढ़ ही रहा है, वो उनका जो साइटोसोल होता है, ऐसे उभरा हुआ स्ट्रक्चर आ जाएगा, तो फॉल्स लेग, ये आगे चलते चलेगा, ठीक है, उसको स्यूडोपोडिया कहा जाता है। कुछ होते हैं स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया के थ्रू लोकोमोशन करते हैं। किसी का फ्लाजेला होता है ना, सीलिया फ्लाजेला प्रोजेक्ट होता है, किसी का नहीं होता है, कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे भी होता है, उनका कोई लोकोमोटर ऑर्गेनल नहीं है, हम उसको स्पोरोजोआ कहते हैं। स्पोरोजोआ बेसिकली जो मलेरिया कॉज करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो लोकोमोटर ऑर्गेनल। फिर न्यूट्रिशन की बात करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब क्या है, हम फूड पार्टिकल को पहले इंजेस्ट कर रहे हैं, खाना अंदर खा रहे हैं, उसके बाद बॉडी क्या करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रेट करेगा, ठीक है ना, एंजाइम सिक्रेट करेगा, वही एंजाइम्स क्या करेगा, डाइजेशन करेगा चीज़ों को। तो कंप्लीट फूड ले रही हैं, ठीक है, डाइजेशन करेगा, वहां पर दो चीज आएगा, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल निकल जाएगा, ठीक है ना, और जो जो डाइजेस्टेड चीजें हैं वो ऑब्जर्व होगा, ठीक है ना, वो ऑब्जर्व होगा। समझ में आया ना। तो ये चीज हो गया उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि और क्या चीजें होता है, और एक होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक्सक्रेशन जैसे मैंने बताया कि उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस के अंदर हो रहा है, क्योंकि एक ही तो सेल है ना, तो कोई ऑर्गन है, कोई ऑर्गन करेगा, ऐसा नहीं है। तो रिप्रोडक्शन जब देखेंगे, ये असेक्सुअल और बाइनरी और मल्टीपल फिशन करेगा। असेक्सुअल का मतलब है कि कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, तो एक सिंगल पेरेंट ही दो हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, ये एक सेल है, उनका एक न्यूक्लियस है, सबसे पहले न्यूक्लियस डबल हो जाएगा, ठीक है ना, न्यूक्लियस डबल हो जाएगा, उसके बाद देखिए क्या होगा, न्यूक्लियस ऐसे डिवाइड हो जाएगा। यदि एक सेल से दो बन रहा है तो हम उसको बाइनरी फिशन कहेंगे, ठीक है ना। यदि एक सेल से बहुत सारे सेल बन रहा है, सबसे पहले क्या होगा, बहुत सारा न्यूक्लियस बन जाएगा, जितना न्यूक्लियस उतना सेल, है ना, जितना न्यूक्लियस उतना सेल, तो हम उसको क्या कहेंगे, मल्टीपल फिशन कहेंगे, ठीक है ना, जो कि प्लाज्मोडियम के केस में दिखने को मिलता है, मल्टीपल फिशन। समझ में आया ना, ये होता है मल्टीपल फिशन। तो फिर देखेंगे रिप्रोडक्शन के बाद, देखिए वो कॉम्प्लिकेटेड लाइफ, तो अल्टरनेशन ऑफ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल फेज भी कुछ के होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो चीजें होता है कि एनसिस्टमेंट, मान लीजिए एडवर्स कंडीशन है ना। एडवर्स कंडीशन का मतलब है कि कंडीशन सुटेबल नहीं है, किसके लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। तो जो प्रोटोजोन्स क्या करेंगे, उन्होंने उनकी जो बॉडी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेंगे, ठीक है ना, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेंगे, और ये प्रोटेक्टिव लेयर तब तक परसिस्ट रहेगा जब तक सुइटेबल कंडीशन ना आए। एक बार सुइटेबल कंडीशन आने के बाद ये प्रोटेक्टिव लेयर हट जाएगा, फिर अगेन ये मतलब कि ग्रो करने लग जाएंगे, ठीक है।
तो देखिए एनसिस्टमेंट कॉमनली अगर इन द हेल्प ऑफ डिस्पर्सल एज वेल एज टू रेजिस्ट अनफेवरेबल कंडीशन। क्यों? क्योंकि जो मान लीजिए खाने के लिए नहीं है, ज़्यादा है ना टेम्परेचर है या कोल्ड ज़्यादा है, इस कंडीशन के अंदर ये चीज़ें वो करते हैं। टेम्परेचर और मॉइस्टी, जब भी सुइटेबल कंडीशन आएगा, खाना ठीक से मिल जाएगा, है ना, टेम्परेचर सही रहेगा, तब ये जो लेयर है ये हट जाएगा। ठीक है ना, ये लेयर हट जाएगा और उसके बाद ये ग्रो करने लगेगा। ठीक है, तो ये ग्रो करने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही है। ये अब बस आपको इतना ही लिखना पड़ेगा। जनरल, जब भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोन्स आएगा उसके अंदर आपको उतना चीज़ ही लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको